गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ एक नए चैप्टर में आप लोग का स्वागत है। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें आज हम लोग का पार्ट 5 होगा। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? संगठन और प्रवासन। किसका? तो पॉपुलेशन यानी आबादी का, मतलब पॉपुलेशन, कंपोजिशन एंड माइग्रेशन की बात होगी। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात यहाँ देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? तो वह जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिलती है। प्लायोसीन काल से लेकर आज तक मानव जनसंख्या में वृद्धि असमान दर से हुई है। ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ गया, आबादी तो प्रायः बढ़ने की ही इच्छा रखती है, लेकिन कभी महामारी आ गई, कभी अकाल पड़ गया, बहुत सारे प्राकृतिक घटना हो गया, जिस कारण जनसंख्या में वृद्धि दर क्या हो गई? तो वह असमान हो जाती है, जिसे अनेक कारकों ने प्रभावित किया है। अब जनसंख्या संगठन, सबसे पहले यहाँ देखते हैं इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले जनसंख्या का संगठन यानी कंपोजिशन देखेंगे, फिर उसके बाद उनसे लिंग संगठन देखेंगे, मेल कितना है और फीमेल की आबादी कैसी है। फिर आयु का संगठन देखेंगे कि कोई जनसंख्या है उसमें उसका एज कितना है। फिर ग्रामीण नगरीय संगठन, व्यावसायिक संगठन और संरचना, साक्षरता एवं शैक्षणिक स्तर, जनसंख्या नीति और माइग्रेशन के बारे में इतना हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है जनसंख्या का संगठन यानी पॉपुलेशन कंपोजिशन। तो देखिए, जनसंख्या संगठन से आशय क्या है कि जनसंख्या की उन विशेषताओं से है जिनकी सहायता से दो भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूहों में अंतर किया जा सकता है, जैसे शिक्षा, रहन सहन तथा जीवन प्रत्याशा आदि। एक व्यक्ति शिक्षित है, एक अशिक्षित है, एक का रहन सहन बहुत उच्च क्वालिटी का है, एक का रहन सहन निम्न क्वालिटी का है। एक की जीवन प्रत्याशा यानी एक 90 ईयर्स से जीने की आप लोग आशा कर सकते हैं, एक 40 वर्ष में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जनसंख्या संगठन को जनसंख्या संरचना के रूप में भी जाना जा सकता है, जिसके माध्यम से देश के निवासियों को आयु, लिंग तथा निवास स्थान के आधार पर अलग किया जाता है। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत हम विशेष रूप से लिंग, आय, आर्थिक संगठन का विशेष अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। इसके अतिरिक्त पाठ में शिक्षा व व्यावसायिक संरचना पर भी चर्चा किया जाएगा। तो देखते हैं। सबसे पहले सेक्स कंपोजिशन यानी लिंग संगठन, यह क्या होगा? तो किसी भी जनसंख्या के संख्यात्मक लिंग संगठन मापन को लिंग अनुपात कहा जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में इसका आकलन विभिन्न तरीकों से किया जाता है। उल्लेखनीय है कि किसी देश प्रदेश की जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच के अनुपात को क्या कहा जाएगा? लिंग अनुपात। यानी अगर कल्पना कीजिए कहीं आबादी है, टोटल आबादी कितना है? 100, उसमें मेल एंड फीमेल, तो मेल कितना है? 60 है और फीमेल की आबादी कितना है? तो 40। तो यह अनुपात कितना होगा? यह अनुपात हो गया। यानी अगर इसको काट दीजिए तो कितना होगा? तो 3:2, यही इनका अनुपात है। तो देखिए, यही क्या कहेगा? तो सेक्स रेशियो कहलाएगा या लिंग अनुपात है। भारत में इसका आकलन कैसे होगा? इसके आकलन करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे भारत में इसका आकलन प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी 1000 अगर पुरुष है उस पर क्या करेंगे? स्त्रियों की संख्या ज्ञात करके किया जाता है। तो भारत में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितना है? तो पहले तो 912 था, लेकिन अभी शायद यह 943 के आसपास में है। क्लियर है? परंतु कुछ देशों में इसका आकलन प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या ज्ञात करके किया जाता है। अमेरिका में लिंग संगठन को व्यक्त करने के लिए पुरुषों की संख्या को प्रति 100 स्त्रियों की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहाँ? तो ये बात अमेरिका की हो रही है, वहाँ पर 100 ही संख्या की, यानी 100 की संख्या, मतलब अमेरिका में लिंग संगठन को कैसे व्यक्त करेंगे कि पुरुषों की संख्या को प्रति 100 स्त्रियों की संख्या, माने 100 स्त्री पर बताया जाएगा कि कितने पुरुष है। इसी तरह न्यूजीलैंड में क्या है लिंग अनुपात में? यहाँ पर 100 पुरुष पर कितनी स्त्री है वही बता दिया जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, जनसंख्या संगठन और प्रवासन में इसकी उदाहरण देखिए। लिंगानुपात कैसे निकाला जाएगा? पहले स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 100, यह अमेरिका की बात हो गई। और भारत में लिंग अनुपात कैसे निकलता है? तो लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या और गुना में 1000, यह भारत में लिंग अनुपात निकल जाएगा। जैसे अगर कल्पना करते हैं कि स्त्रियों की संख्या 100,
पुरुषों की संख्या 200 और इसमें 1000 से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, इसको 5 से तो 500, 5/1 अनुपात ही इसका आना चाहिए, आगे देखेंगे बाद में। लिंग अनुपात का वर्गीकरण, यह क्या होगा, तो लिंग अनुपात का वर्गीकरण कैसे होगा, ठीक है। लिंग अनुपात को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। तो कौन कौन 3 वर्ग होंगे, पहला देखिए, प्रथम में प्राथमिक लिंगानुपात, दूसरे का द्वितीयक लिंगानुपात, तीसरा तृतीयक लिंगानुपात। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो प्राथमिक लिंग अनुपात का अभिप्राय क्या है, गर्भधारण काल के लिंगानुपात से होता है। इस संदर्भ में आनुवंशिक विज्ञान का मान्य सिद्धांत यह है कि गर्भधारण के समय सिद्धांत आशान्वित लिंगानुपात क्या होगा, तो 1:1 ही होते हैं, यानी आबादी गर्भधारण के समय बराबर होती है। विभिन्नता तथा वे गर्भ अवस्थाएं जिनके आंकड़े नहीं हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक लिंगानुपात 125 से 135 पुरुष बच्चे प्रति 100 स्त्री बच्चे के बीच माना जाता है। यानी कि मेल कितने बच्चे जन्म लेंगे, 125 से 35, और फीमेल 100 बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन दूसरा का देखिए, द्वितीयक लिंगानुपात, ये क्या होगा, द्वितीयक लिंगानुपात का आशय प्रसव काल के लिंगानुपात से होता है। इसे द्वितीयक लिंगानुपात या जन्म काल का लिंगानुपात भी कहा जाता है। यह अनुपात भी 1:1 से भिन्न होता है। उल्लेखनीय है कि विश्व के लगभग सभी जीवों में और सभी भागों में नर जन्म मादा जन्म से अधिक पाया जाता है। द्वितीयक लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले अनुवांशिक घटकों का प्रभाव प्राथमिक लिंग अथवा मृत्यु दर में लिंग भिन्नता द्वारा क्रियाशील होता है। कुल मिलाकर हम क्या समझे कि पूरी दुनिया में मेल चाइल्ड अधिक जन्म लेते हैं और किसके, तो फीमेल की तुलना में। तीसरा देखिए, तृतीयक लिंगानुपात। तृतीयक लिंगानुपात का अभिप्राय जनगणना के समय के लिंगानुपात से होता है। इसका आकलन भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। विभिन्न राष्ट्रों की अनुबंधित जन्म दर आंकड़ों के आधार पर यह पाया जाता है कि प्रत्येक राष्ट्र में नर व बच्चों का अनुपात उच्च होता है। मतलब कि मेल बच्चे की संख्या क्या होगी, तो अधिक होगी, और यह अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 104 से 107 पुरुष होता है। यानी कि 100 अगर फीमेल चाइल्ड है 100, तो पुरुष मेल चाइल्ड कितना होगा, 104 से 107 होगा। तृतीयक लिंगानुपात के 3 प्रमुख कारण, जैसे जन्म के समय लिंगानुपात, मृत्यु के समय लिंगानुपात तथा प्रवासियों के समय लिंगानुपात होता है। और लिंगानुपात किसी देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को जानने में सहायता करता है। साथ ही लिंगानुपात से किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना भी प्राप्त हो जा सकती है। जिन प्रदेशों या देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है, वहाँ स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल यानी अनुकूल दशाएं नहीं है, फेवरेबल माहौल नहीं है, तभी तो उनकी संख्या कम है। सामान्यतः इन क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या एवं घरेलू हिंसा जैसी कुप्रथाएं पाई जाती है। फ्रैंकलिन, याद कीजिए, फ्रैंकलिन ने क्या कहा, फ्रैंकलिन ने कहा कि लिंगानुपात का प्रभाव अन्य जनसांख्यिकी तत्वों जैसे जनसंख्या वृद्धि, विवाह दर, व्यवसायिक संरचना पर भी पड़ता है। किसका, तो लिंगानुपात का प्रभाव। अब विश्व में लिंगानुपात का प्रारूप देखिए, तो विश्व में का औसत लिंगानुपात 102 पाया जाता है। मतलब कि 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, यानी कि 100 अगर फीमेल है तो 102, यानी 2 मेल ज़्यादा हैं पूरे विश्व में। क्लियर है। वर्तमान में विश्व जनसंख्या में लिंगानुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं, तो 990। विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो यूरोप के लातविया में है, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियां हैं। कहाँ, तो लातविया में। साथ ही न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ, तो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 468 ही स्त्रियों की संख्या है। 2 क्वेश्चन बना, आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है। कितने, तो 139 देशों में, और 72 देशों में यह स्त्रियों के प्रतिकूल है, यानी अपोजिट है, जहाँ पर स्त्रियाँ 1000 में कम होंगी और पुरुष अधिक होंगे। पूर्वी यूरोप, यहाँ देखिए, पूर्वी यूरोप रूस क्षेत्र में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से बहुत
कम पाई जाती है। वहीं लैटिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ओशनिया, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्र हैं जहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक पाई जाती है। यानी कि जो विकसित इलाके हैं वहाँ पर पुरुषों की संख्या से स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। आगे देखिए, उत्तरी अमेरिका व अफ्रीका के देशों में भी, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका के देशों में भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। अफ्रीका में इसका कारण आपसी लड़ाई है, क्योंकि आपसी लड़ाई होगा, लड़ेंगे तो स्त्रियों की संख्या बची रह जाएगी और पुरुष मारे जाएंगे। तो अमेरिका में उसकी जीवन शैली है। अतः इन देशों में, इन दोनों क्षेत्रों में पुरुषों में मृत्यु दर स्त्रियों की मृत्यु दर से अधिक पाई जाती है। उत्तरी अफ्रीकी देशों में स्त्रियों की संख्या कम होने का कारण क्या है कि वहाँ पर उच्च मृत्यु दर पाया जाता है और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास नहीं हुआ है। तो क्या होगा, अत्यधिक मोर्टेलिटी रेट है। अत्यधिक मोर्टेलिटी रेट है तो क्या होगा कि स्त्रियों के लोग वहाँ पर कुप्रथाएं हैं, स्त्रियों का अधिक इलाज ना हो पाएगा तो उनकी संख्या ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। इन क्षेत्रों में कुपोषण व निम्न सामाजिक अवसर जैसी गंभीर समस्याएं पाई जाती हैं। आगे देखिए, एशिया के कई देशों जैसे चीन, भारत, सऊदी अरब में स्त्रियों की संख्या में कमी देखी जा सकती है, जिसके कारण इन देशों में लिंगानुपात निम्न पाया जाता है। रूस सहित यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की संख्या में कमी पाई जाती है। कहाँ, तो यूरोप की बात हो रही है, जिसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में पुरुषों का उत्प्रवास यानी इमिग्रेशन होना तथा स्त्रियों की स्थिति अच्छी स्थिति का होना प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर मेल इमिग्रेशन कर जाते हैं। मतलब कि विश्व के जिसके कारण विश्व के विभिन्न भागों में पुरुषों का उत्प्रवासन होना तथा स्त्रियों की अच्छी स्थिति का होना प्रतीत होता है। यही कारण है कि यहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है। इस प्रकार यह पाया जाता है कि विकसित देशों के विपरीत विकासशील देशों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृत्यु दर भी अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सामाजिक स्तर नीचा है। आयु संगठन, एज कंपोजिशन देख लीजिए। किसी जनसंख्या के आयु संगठन के 3 प्रमुख कारक पाए जाते हैं। पहला जन्म दर, मृत्यु दर, तीसरा प्रवास यानी कोई जन्म कहीं और लिया और कहीं और चला गया। क्लार्क ने बताया है, क्लार्क देखिए, कि आयु संगठन के ये 3 कारक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इनमें से किसी एक में परिवर्तन शेष 2 को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त भी स्कूल जनसंख्या विभव, मतदाता जनसंख्या विभव, मानव शक्ति विभव, भविष्य की जनसंख्या निर्धारण आदि में आयु एक महत्वपूर्ण घटक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आयु संगठन के कुछ कारक देखिए। तो पहला जन्म दर। जन्म दर मतलब जानते ही हैं कि जो बच्चा जन्म लेगा उसी जन्म दर कहेंगे। जैसे लैटिन अमेरिका में अफ्रीका, एशिया के देशों में जहाँ लैटिन अमेरिका और यहाँ होगा कॉमा अफ्रीका, एशिया के देशों में जहाँ उच्च जन्म दर पाई जाती है वहाँ जनसंख्या में युवाओं की अधिकता पाई जाती है। इन महाद्वीपों के अधिकांश देशों में लगभग 40% जनसंख्या 15 वर्ष से कम की पाई जाती है। वहीं इसके विपरीत यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देशों ने जनसांख्यिकी संक्रमण चक्र पूरा कर लिया है, इसलिए वहाँ युवा वर्ग कम हो गए हैं और उच्च आयु वर्ग यानी बूढ़े लोगों की संख्या अधिक हो गई है। अब मृत्यु दर देखिए। यदि युवा एवं वृद्ध आयु वर्गों में मृत्यु दर कम हो जाती है तो उच्च आयु वर्ग की जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाता है। इस प्रकार की वृद्धि अधिकांश विकसित देशों में पाई जाती है। वहीं यदि निम्न आयु वर्गों की मृत्यु दर में गिरावट उच्च आयु वर्गों की अपेक्षा अधिक होती है तो युवा आयु वर्ग की संख्या अधिक हो जाती है। इस प्रकार की जनसंख्या की प्रवृत्ति अधिकांश विकासशील देशों में पाई जाती है। और प्रवास देखिए, यहाँ पर प्रवास का प्रभाव आयु संगठन पर जन्म व मृत्यु दर से भिन्न होता है, क्योंकि प्रवासियों का अपना विशेष आयु वर्ग होता है तथा प्राकृतिक वृद्धि प्रारूप होता है। प्रवासी अपेक्षाकृत नौजवान होते हैं, क्योंकि जो काम करने वाला एज ग्रुप होता है वही ना कोई देश एक देश से दूसरे देश में जाएगा, और जो काम करने वाला एज ग्रुप नहीं है वो थोड़े कहीं जाएगा। सीनियर सिटीजन थोड़े कहीं बाहर कमाने जाएंगे। नॉर्मल सी बात है कि उनका प्रवासन कम होगा। इनका प्राकृतिक वृद्धि दर उच्च होता है, इसलिए इसका अल्पकालिक प्रभाव यह होता है कि बड़े तथा वृद्ध लोगों की जनसंख्या में जो अनुपात है वह
कम हो जाएगा। इस प्रकार प्रवास का प्रभाव आयु संगठन पर तभी अधिक होता है जब प्रवास आयु परक यानी एज सिलेक्टिव होता है। उल्लेखनीय है कि 15 से 35 आयु वर्ग के लोग जो कार्यशील होते हैं उनकी परिचलनशीलता 15 वर्ष से कम आयु के लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। इस प्रकार प्रवासी जनन व प्रवासी गंतव्य दोनों क्षेत्रों की आयु संरचना में परिवर्तन आ जाता है। और अन्य कारक में जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास के अतिरिक्त किसी स्थान का आयु संगठन युद्ध से, विविधताओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, जनसंख्या नीतियों आदि से भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। और आयु संरचना की विश्लेषण विधि देखते हैं यहाँ पर। तो विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को जनसंख्या की आयु संरचना कहते हैं। विभिन्न आयु वर्गों का आकार एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या तथा समयानुसार बदलते रहते हैं। इसलिए जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं ने आयु आंकड़ों को अधिक विश्वसनीय बनाने हेतु तथा आयु संगठन का विश्लेषण करने हेतु 3 तरीकों का प्रयोग किया था। कौन कौन है देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर पिरामिड होता है सब। जैसे आयु लिंग पिरामिड यानी इसमें आयु का पिरामिड बनेगा। आयु वर्ग तथा आयु सूचकांक यानी एज इंडेक्स बनेगा। तो देखते हैं क्या होगा। विस्तारित जनसंख्या पिरामिड, ऐसे देश जिनकी जनसंख्या विस्तारित होती रहती है यानी कि लगातार बढ़ रहा है, बच्चे अधिक पैदा हो रहे हैं, बढ़ती रहती है, उनके देशों के आयु लिंग पिरामिड का आकार कैसा होगा। तो त्रिभुजाकार होगा यानी बच्चों की संख्या सबसे अधिक है और वृद्धों की संख्या सबसे कम वाली बात है। सबसे अधिक यहाँ पर क्या है तो ये बच्चे ही सबसे अधिक हैं। और क्योंकि यहाँ पर तीव्र जन्म दर है जिसका आधार चौड़ा और शीर्ष सकरा होता है। चौड़ा आधार निम्न आयु वर्ग को दर्शाता है जिसका कारण जन्म दर का उच्च होना है। नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको जैसे अन्य कम विकसित देशों का आयु लिंग पिरामिड इसी प्रकार का है। जैसे नाइजीरिया का लिंग पिरामिड है, यहाँ देखिए ये बीचों बीच है, मतलब यह स्त्री फीमेल है, इधर मेल का आबादी हो गया। और यहाँ पर बच्चा देख लीजिए 10 से 15 से मान लीजिए कि ये 15 वर्ष तक का एज ग्रुप देख लीजिए। और 15 से 60 आते आते यहाँ का हाल देखिए, 60 और 60 से ऊपर का हाल देख लीजिए। मतलब अत्यधिक यहाँ पर तीव्र जनसंख्या की वृद्धि हो रही है क्योंकि यह और यह क्या है, यह एज ग्रुप है बताता है। और यह क्या है आपको, तो यह आपको बताएगा कि परसेंट है कि 100% में कौन आबादी कितना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। स्थिर जनसंख्या पिरामिड, तो वह कैसा होगा, तो वो आयत के जैसा हो जाएगा। देखिए जिन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है वहाँ जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ऐसे देशों का आयु लिंग पिरामिड घंटी नुमा होता है, इस तरह का हो जाता है। मान लीजिए घंटी इस तरह का ना होगा। ऐसे देशों का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का होता है जिसका आधार कम चौड़ा और शीर्ष कैसा होगा, तो शंकुनुमा होगा। वहीं हम लोग नाइजीरिया का देखे थे, वो कैसा था, तो वो इस तरह का त्रिकोणीय था। और ऑस्ट्रेलिया के साथ पूर्वी यूरोप के देश के आयु लिंग पिरामिड इसी प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो सबसे अधिक कौन है, तो युवा आबादी की संख्या ही सबसे ज़्यादा है, वृद्धों की संख्या भी अच्छी खासी है। और जो बच्चे हैं जन्म दर घट गया है। यहाँ पे देखिए जन्म दर अधिक नहीं है, जबकि अगर तीव्र जन्म दर रहता तो इनका जो पिरामिड बनता है वो इस तरह का बनता है, इतना बनता है, लेकिन ये तो है नहीं। और यानी कि यहाँ पर जन्म दर कम है, अतः आबादी स्थिर हो चुकी है। और ह्रास जनसंख्या में क्या होगा, तो देखिए यानी घटती जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या किसी देश की घटती हुई जनसंख्या को व्यक्त करती है। इसमें जनसंख्या की नकारात्मक यानी ऋणात्मक वृद्धि दर देखी जा रही है, मतलब कि घट रहा है। ऐसी जनसंख्या वाले देशों में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों ही निम्न पाई जाती है, जिससे इन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो जाएगी या शून्य हो जाएगी या माइनस में जा सकती है। इस प्रकार के जनसंख्या वाले देशों के आयु लिंग पिरामिड का आधार पतला होगा, संकीर्ण होगा तथा शीर्ष कैसा होता है, शुंडाकार हो जाएगा, शंकुनुमा होगा। जापान के साथ अन्य विकसित देशों के आयु लिंग पिरामिड इसी प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर जन्म दर घटता हुआ जा रहा है और आयु मतलब युवा वर्ग है अभी इतना है। अब जब यह युवा वर्ग 80 वर्ष के एज में पहुँचेगा, जब यहाँ पहुँचेगा तो उस समय यह जो नीचे वाला है युवा वर्ग यह यहाँ रहेगा,
तो उस समय और जनसंख्या घट जाएगी, यानी यहाँ की जनसंख्या घट रही है। और आयुलिंग पिरामिड देखिए यहाँ पर, अब आयुलिंग पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयुलिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस संरचना में विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों को जनसंख्या को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे आयु पिरामिड भी कहा जाता है। यह आयु संरचना विश्लेषण की अधिक प्रचलित विधि मानी जाती है। इसमें ऊर्ध्वाधर रूप में या ऊर्ध्वाधर अक्ष पर विभिन्न आयु वर्गों के 5 वर्ष के अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है, मतलब वहीं क्षैतिज अक्ष पर कुल जनसंख्या या पुरुष अथवा स्त्री संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखते हैं नीचे ये कैसे होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला बात है, नहीं दिया है, यानी यही है आपका सिंपल। मतलब यहाँ देख लीजिए इसी को एक बार और से कि कुल जनसंख्या का ये % है नीचे और यह उसका एज ग्रुप है। क्लियर, ये इसी को नीचे थ्योरेटिकल रूप से समझाया गया है। आगे देखिए, इस पिरामिड के 2 भाग होते हैं, यानी बीच में अगर यही ना इस पिरामिड होगा, इसी एक तरफ इसमें फीमेल बना देंगे और एक तरफ यह मेल हो जाएगा। तो बायां भाग प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों के लिए यह मेल साइड है और दायां भाग स्त्रियों यानी फीमेल के लिए बनाया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है। आयुलिंग पिरामिड को विभिन्न रूपों के पिरामिडों द्वारा स्पष्ट किया जाता है। आयुलिंग पिरामिड का महत्व क्या है देखिए, आयुलिंग पिरामिड से विभिन्न देशों की सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिकीय इतिहास की विशिष्ट घटनाओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। उदाहरण स्वरूप जैसे निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर का इतिहास पता चलेगा। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने बताया है कि पिरामिड आर्थिक दृष्टि से क्रियाशील व अक्रियाशील जनसंख्या को भी प्रदर्शित करते हैं। अतः जनसांख्यिकीय विश्लेषण हेतु पिरामिड का विशेष महत्व है। और आयुलिंग पिरामिड की कमी, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो मॉडल हो वह परफेक्ट हो, उसमें कुछ न कुछ तो कमियां रह ही जाती है। जैसे देखिए इसमें कुछ भूगोलवेत्ताओं का या ज्योग्राफर्स का मानना है कि आयुलिंग पिरामिड से क्षेत्रीय निरूपण नहीं मिलता है, क्योंकि यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्षेत्रीय विश्लेषण में उपयोगी नहीं होता है। और आयु वर्ग देखते हैं हम, तीसरा हम लोग आगे टॉपिक पर, आयु वर्ग। आयु वर्ग में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। इस आयु वर्ग का मुख्य उद्देश्य आयु पिरामिड की कमियों को दूर करना होता है। उल्लेखनीय है कि जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों का वर्गीकरण कर वर्ण मातृमानचित्र की सहायता से क्षेत्रीय तुलनाएं करना संभव होता है। इस प्रकार आयु वर्ग द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाया जाता है। किसी देश की जनसंख्या को सामान्यतः 3 आयु वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? पहला एक होता है बाल वर्ग, दूसरा है प्रौढ़ युवा वर्ग और तीसरा होगा वृद्ध यानी सीनियर सिटीजन की बात होती है। तो देखिए बाल वर्ग, इस आयु वर्ग में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होते हैं, यानी 0 से 14 वर्ष के बच्चे। वह देश जहाँ जन्म दर उच्च पाई जाती है वहाँ पर इनका संख्या अधिक होगा, वहाँ बाल आयु वर्ग की संख्या का अनुपात अधिक होगा, हाई जाएगा। या इसके विपरीत जहाँ जन्म दर निम्न होगी वहाँ बाल आयु वर्ग का अनुपात निम्न होगा, कम होगा। इस प्रकार जन्म दर तथा बाल आयु वर्ग में सीधा संबंध है। सैड वर्ग के अनुसार, यहाँ देखिए सैड वर्ग के अनुसार यदि किसी देश की जनसंख्या में बाल आयु वर्ग की जनसंख्या 40% से अधिक हो तो उस देश की जनसंख्या प्रगतिशील होती है। उल्लेखनीय है कि यह वर्ग अनुत्पादक एवं सर्वाधिक व्ययशाली होता है। यह अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए द्वितीय आयु वर्ग पर निर्भर करता है। इस वर्ग के संदर्भ में यह उल्लिखित है कि किसी देश के संसाधनों पर जनसंख्या दाब उस देश की जनसंख्या में बाल आयु वर्ग के अनुपात का समानुपाती होता है। और जो कमाने वाला होता है वो देखिए उसको क्या कहेंगे? प्रौढ़ आयु वर्ग, यानी इस आयु वर्ग में 15 से 59 वर्ग के लोग शामिल होंगे। यही जो प्रोडक्टिव एज है, यानी यही लोग काम करते हैं। कभी कभी इसमें 59 वर्ष की अपेक्षा 64 वर्ष के लोगों को भी शामिल किया जाता है।
यह इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन प्रत्याशा क्या है, क्योंकि इस वर्ग का सीधा संबंध क्रियाशील जनसंख्या से होता है। इस आयु वर्ग को दो उप वर्गों में बांटा गया है। पहला 15 से 39 और दूसरा 40 से 64 है। प्रथम आयु वर्ग को क्या कहा जाएगा? उसको युवा वर्ग कहा जाता है, जो सर्वाधिक क्रियाशील, सशक्त, प्रजननशील एवं उत्पादक होता है। वहीं 40 से 64 वर्ग आयु वर्ग को प्रौढ़ वर्ग कहा जाता है। यह वर्ग युवा वर्ग की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। इस वर्ग की ऊपरी आयु सीमा विशेषकर विकासशील देशों में जीवन प्रत्याशा व संभाव्यता को देखते हुए बढ़ाई जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रौढ़ आयु वर्ग अत्यधिक संचरणशील होता है। इस पर अन्य दोनों आयु वर्गों यानी बाल एवं वृद्धि के पालन पोषण का भार होता है। विकसित देशों की जनसंख्या में आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का अनुपात विकासशील देशों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। यह आयु वर्ग प्रवास परक भी होता है, यह पलायन भी कर जाएगा क्योंकि इसको काम चाहिए। और तीसरा है सीनियर सिटीजनशिप वाला यानी वृद्ध आयु वर्ग। इस आयु वर्ग में सामान्य रूप से 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। यह विशेषकर विकासशील देशों का मान्य आयु वर्ग है। इस वर्ग को प्रवर या वरिष्ठ वर्ग की भी संज्ञा दी जाती है। इस आयु वर्ग में लोगों का अनुपात जनांकीय संक्रमण चक्र के क्रमशः पूर्ण होने के क्रम में बढ़ता जाता है। इस आयु वर्ग में सामान्यतः स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक पाई जाती है, क्योंकि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक दिन जीते हैं। सैंडबर्ग के अनुसार जब किसी देश में इस आयु वर्ग में 8% से कम जनसंख्या होगी तो क्या होगा? तब वह प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील जनसंख्या है। वहीं जब यह 8 से 16% के बीच हो तो वह स्थिर यानी स्टेशनरी तथा 16% से अगर अधिक हो जाए तो यह अप्रतिगामी यानी यह निगेटिव ग्रोथ वाली जनसंख्या है। उल्लेखनीय है कि यह वृद्ध आयु वर्ग उत्पादक नहीं होता है। इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस आयु वर्ग पर खर्च अत्यधिक करना पड़ता है क्योंकि इनकी देखभाल करनी पड़ती है। जनसंख्या में वरिष्ठ नागरिकों का अनुपात यानी कि 65 वर्ष से अधिक। देखिए विश्व में जहां 2012 में 8 था वहीं 2025 तक आशा है कि 10% हो जाए और 2050 तक 16 हो जाएगा। और वही विकासशील देशों में भी 2012 में 6 थी और औद्योगिक देशों में सीनियर सिटीजन की संख्या कितनी? तो 16 थी। इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, आपको क्या समझ में आएगा कि जहाँ पर पैसा है, जो विकसित देश है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जो सीनियर सिटीजनशिप है, सीनियर सिटीजन्स यानी कि 65 वर्ष से जिनकी आयु अधिक है उनका परसेंट अधिक है। और जहाँ पर जो विकासशील देश हैं, जैसे यहाँ पर देखिए विकासशील देश या एशिया की बात हो गई, सबसे कम अफ्रीका में है, यहाँ पर लैटिन अमेरिका में, यहाँ पर सीनियर सिटीजनशिप का जो एवरेज एज है जो 65 साल से जो अधिक होता है वह कम है। बस इतना ही आपको इसमें समझना है। आगे देखिए आयु संरचना 2012 के जो विश्व में क्या था, तो यहाँ देखिए 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का परसेंट है यह, और 65 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो विश्व में 15 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 26। वहीं 65 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का परसेंट कितना? तो ये अधिक यहाँ होना चाहिए, अधिक 8%। और इसी तरह विकसित देशों में तो यह देखिए लगभग बराबर है। और विकासशील देश में 15 वर्ष से कम तो 29% आबादी रहती है। वहीं 65 वर्ष से अधिक तो मात्र 6% आबादी। कहाँ? तो विकासशील देश में, यानी कि यहाँ पर आबादी बढ़ रही है। वहीं विकसित देश में तो यह आबादी अब स्थिर हो चुकी है। इसी तरह अफ्रीका में देख लीजिए, अफ्रीका में या भारत में तो 15 वर्ष से कम आबादी अधिक यानी जन्म दर अधिक है, और जो 65 वर्ष से आबादी अधिक का देखिए यहाँ पर कम है। क्लियर? इसी तरह का सारी जगह ट्रेंड मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आयु सूचकांक। तो ये आयु सूचकांक क्या होता है? तो यह सूचकांक भी आयु संगठन के अध्ययन में सहायक होता है। इस अनुपात की परिकल्पना मानव शक्ति नियोजन, जनसंख्या वृद्धि का विश्लेषण, प्रवास विश्लेषण इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें अनेक तरह के सूचकांकों की परिकल्पना की जाती है, जैसे वृद्ध तथा युवा में अनुपात, वृद्ध तथा बाल जमा वृद्ध वर्ग संख्या में अनुपात आदि। ऐसे अनुपातों की गणना 3 आयु वर्गों की सहायता से की जाती है। पहला शिशु निर्भरता अनुपात है, मतलब तो शिशु कितने हैं यहाँ देखिए, निर्भरता अनुपात में बाल वर्ग बटे
प्रौढ़ वर्ग, तो क्या निकलेगा शिशु निर्भरता अनुपात। इसी तरह वृद्ध निर्भरता अनुपात में तो वृद्ध वर्ग में क्या भाग देंगे हम लोग, तो प्रौढ़ वर्ग से। और पारिश्रित या निर्भरता अनुपात, तो निर्भरता कौन कौन है, तो दोनों है, सीनियर सिटीजन्स और बच्चे भी, तो बाल वर्ग प्लस वृद्ध वर्ग और बटे प्रौढ़ वर्ग, तो क्या निकलेगा पारिश्रित या निर्भरता अनुपात। उल्लेखनीय है कि निर्भरता सूचकांक देश की सामर्थ्य पर जनसांख्यिकी बोझ का सूचकांक माना जाता है। अतः निर्भरता सूचकांक गरीब तथा विकासशील देशों में उच्च पाया जाता है, क्योंकि इसमें बाल जनसंख्या अनुपात अधिक है। कहाँ, तो विकासशील देशों की बात हो रही है। अब आगे हम लोग देखेंगे ग्रामीण नगरीय संगठन। तो ग्रामीण नगरीय संगठन से आशय जनसंख्या के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में वितरण से है। किसी भी देश की जनसंख्या के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विभाजन उनके निवास के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग, संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। इसी भिन्नता को ग्रामीण नगरीय संगठन कहते हैं। ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या में अंतर करने वाले कुछ मापदंड विश्व के देशों में अलग अलग होते हैं, इसलिए ग्रामीण और नगरीय संगठन को बांटकर देखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ग्रामीण संगठन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि, मत्स्य, खनन तथा पशुपालन जैसी प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न हैं। वहीं यूरोपीय देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। कहाँ, तो यूरोपीय में, जबकि भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कहाँ, तो गाँव में अधिक है। परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों के ग्रामीण क्षेत्र पुरुषों के अनुकूल तथा एशिया के देशों के ग्रामीण क्षेत्र स्त्रियों के अनुकूल पाए जाते हैं। विकसित देशों में कृषि कार्य मशीनों एवं नवीन तकनीकों से किए जाते हैं, जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। वहीं भारत जैसे कृषि प्रधान देशों में महिलाओं की सहभागिता अधिक है, क्योंकि यहाँ पर काम कृषि का वो मैनुअल होता है। आगे देखिए अब नगरीय संगठन। तो नगरों में जनसंख्या का अधिकांश भाग गैर प्राथमिक यानी नॉन प्राइमरी कार्यों में संलग्न होता है, जैसे उद्योग, व्यापार, परिवहन। पश्चिमी देशों के नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत विकासशील देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान एवं भारत जैसे देशों में नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या अधिक पाई जाती है। यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों में रोजगार की अधिक संभावना तथा स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अच्छी होने से नगरीय क्षेत्र स्त्रियों का अनुकूल होते हैं। वहीं एशिया के देशों में नगरीय क्षेत्र में सुरक्षा की कमी, रोजगार की कमी, अन्य सुविधाओं का अभाव, यानी कि यह सिटी नहीं, पश्चिम वाले सब सिटी हैं, लेकिन भारत में स्लम सिटी है। परिणाम स्वरूप यहाँ के नगरीय क्षेत्र महिलाओं के प्रतिकूल है। बार बार जो घटनाएं होते हैं सुनते ही रहते होइएगा। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि ग्रामीण नगरीय संगठन में भी लोगों के रहन सहन, शिक्षा का स्तर, कार्य पद्धतियों में तथा व्यावसायिक संरचना में भी विभेद देखा जाता है। ऐसा प्रायः सुविधाओं की अनुकूलता व पूर्ण उपलब्धता के कारण देखने को मिलता है। इसमें भी अनेक कार्य पद्धतियों में महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी जाती है, तो पुरुषों की भागीदारी अधिक देखी जाती है। यानी यहाँ पर अनुकूलता और पूर्ण उपलब्धता के कारण भी देखने को मिलता है। इसमें भी अनेक कार्य पद्धतियों में क्या है, महिलाओं की भागीदारी भी अधिक देखी जाती है, तो पुरुषों की भागीदारी भी अधिक देखी जाती है। अतः दोनों संगठनों की अपनी अपनी विशेषता पाई जाती है। यानी ग्रामीण और नगरीय की बात हो गई। आगे देखिए व्यवसायिक संगठन या संरचना। यह क्या होगा, किसी जनसंख्या के आर्थिक संगठन का अध्ययन तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक उस जनसंख्या के व्यवसायिक संगठन या संरचना का वितरण न दिया जाए। जैसे उल्लेखनीय है कि किसी व्यक्ति विशेष के व्यवसाय से अभिप्राय उसके द्वारा किए गए कार्य से होता है, जो वह अपने आजीविका के लिए करता है। अतः विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न जनसंख्या के अनुपातिक विवरण को व्यवसायिक संरचना यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है। व्यवसायिक वर्ग विभिन्न वर्गों में होते हैं, जिन्हें विभिन्न रूपों में बांटकर देखा गया है। व्यवसायिक ऐसा नहीं है कि व्यवसायिक वर्ग केवल शहर में होते हैं, नहीं, प्राथमिक क्रिया में भी लगे होंगे व्यवसायिक वर्ग, द्वितीय क्रिया में, तृतीय क्रिया में और क्वार्टरनी यानी चतुर्थ क्रिया में भी एक वर्ग होता है जो व्यवसायिक वर्ग होता है। तो देखिए प्राथमिक क्रिया में क्या करेंगे, इसमें कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, मत्स्य क्षेत्र और खनन कार्य में भी व्यवसायिक लगते हैं। द्वितीय क्रिया में इसमें भी निर्माण व अवसंरचना संबंधी कार्य में आते हैं। तृतीय क्रिया में इसमें परिवहन, संचार जैसी सुविधाएं आती हैं और चतुर्थ क्रिया में अनुसंधान एवं वैचारिक विकास से जुड़े कार्य भी इसमें शामिल होते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में अधिकांश लोग द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ कार्य में कहाँ, तो विकसित तथा अल्प विकसित देश में
क्या करेंगे तो खेती करेंगे, तो अधिकांश लोग प्राथमिक क्रिया में संलग्न रहते हैं। उल्लेखनीय है कि व्यावसायिक गतिविधियां व क्रियाएं औद्योगिकरण तथा तकनीकी विकास के पश्चात ही विभिन्न वर्गों में बंटा है, क्योंकि तकनीकी विकास ने नए रोजगार को जन्म दिया, जिससे आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा मिला और नए चतुर्थ व पंचम जैसे आर्थिक क्रियाओं का भी सृजन हुआ। व्यवसायिक संगठन के आधार पर प्राथमिक क्रियाओं वाला समाज वह होता है जहां 15% लोग तृतीय गतिविधियों में संलग्न हैं। यानी व्यवसायिक संगठन के आधार पर कौन, तो प्राथमिक क्रियाओं वाला समाज कौन होगा, जहाँ 15% लोग तृतीय क्रियाओं में ही संलग्न हो मात्र। वहीं तृतीय क्रियाओं वाला समाज कौन होगा, जहाँ 40% से अधिक लोग तृतीय क्रियाओं में एक एक गतिविधियों में संलग्न हैं। वहीं 15 से 40% श्रमिक समाज में तृतीय क्रियाओं में संलग्न होते हैं, उसे द्वितीय क्रियाओं वाला समाज कहा जाता है। तो भारत क्या हो गया, तो भारत आपका प्राथमिक क्रियाओं वाला देश है। व्यवसायों के विभिन्न वर्ग भिन्न भिन्न देशों में पाए जाते हैं। इसका मानक बनाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कुछ व्यवसायों को वर्गों के रूप में अपनाया गया है। जैसे देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया व्यवसाय वर्गीकरण, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित व्यवसाय वर्गीकरण को अपनाया, जैसे पहला प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी तथा संबंधित श्रमिक, दूसरा प्रबंधकीय कार्यकारी और तथा प्रशासनिक श्रमिक, तीसरा का विपणन कार्य में संलग्न श्रमिक, आगे देखिए कृषक, मछुआरे, शिकारी, लकड़ी काटने वाले तथा संबंधित कार्य में संलग्न श्रमिक, सबके तो सब श्रमिक हैं। यहाँ कृषक श्रमिक और यहाँ पर देखिए प्रबंधन कार्यकारी तथा प्रशासनिक श्रमिक या प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी या संबंधित श्रमिक, इसमें आकाश पाताल का अंतर है। और लिपिकीय कार्य में संलग्न श्रमिक, उत्खनन में संबंधित व्यवसाय में संलग्न श्रमिक, यातायात तथा संचार में लगे श्रमिक, सेवा, खेल व मनोरंजन में संलग्न श्रमिक ही है। व्यावसायिक दृष्टि से अवर्गीकृत लोग दस्तकारी तथा अन्य कार्यों में लगे श्रमिक जो किसी अन्य विशिष्ट वर्ग में नहीं आते हों, सैन्य शक्ति के सदस्य। और साक्षरता व शैक्षिक स्तर पर तो लिटरेसी एंड एजुकेशनल लेवल्स पर भी तो बंटवारा किया जा सकता है। जैसे जिस व्यक्ति को पढ़ने लिखने के साथ गणना करने की योग्यता होती है वह साक्षर कहलाता है। साक्षरता किसी देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, लोगों का रहन सहन या जीवन स्तर, समाज में स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा सुविधा की पर्याप्तता तथा सरकार के नीतिगत निर्णय को समझने में सहायता करती है। भारत में साक्षर उस व्यक्ति को माना जाता है जिसकी उम्र 7 वर्ष से अधिक हो तथा वह पढ़ने लिखने के साथ साथ अंक गणितीय योग्यता की समझ रखता है, तो वह क्या है, तो वह साक्षर है। आगे देखिए शैक्षिक स्तर की बात हो रही है, तो शिक्षा के स्तर से आशय जनसंख्या का शिक्षा के विभिन्न स्तरों में लोगों यानी कि विभिन्न आयु वर्ग की भागीदारी का होना है। शिक्षा के स्तर को शिक्षा की संरचना एवं उसमें जनसंख्या की भागीदारी से समझा जा सकता है। शैक्षिक शिक्षा को निम्न स्तर पर समझ सकते हैं। जैसे पहला प्री प्राइमरी स्तरीय शिक्षा, यह क्या होगा, प्री प्राइमरी यानी इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसमें प्ले स्कूल, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, यूकेजी वाला बात होता है आदि शामिल किया गया। इस दिशा में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास व दिशा निर्देश जारी किया जाता है। पहले एक और दूसरा बंटवारा है प्राथमिक स्तरीय शिक्षा, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जो भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अभी यह राइट हो गया है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संस्था के दिशा निर्देश में विश्व के लगभग सभी देशों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को लागू किया गया है। आगे देखिए माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरीय शिक्षा, यह उच्च विद्यालय या महाविद्यालय स्तर की शिक्षा होती है, जिसके तहत युवा वर्ग को 2-3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करना होता है। यानी कि यह हाई स्कूल की बात हो रही है, हाई स्कूल के ऊपर यानी 10 के बाद लेकर 10+2 की बात है। यह उस अवस्था की शिक्षा होती है जिसमें बच्चों के सही गलत का निर्णय लेने तथा अपने विवेक से तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास होता है। और स्नातक और परास्नातक स्तर की शिक्षा, यह शिक्षा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा होती है। यह शिक्षा मानव के जीवन से जुड़े उनके व्यवसाय, रुचिपरक कार्य, नौकरी, पेशा आदि से संबंधित, यानी यह ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की बात होती है। इसमें आगे देखिए उल्लेखनीय है कि उच्चतर या स्नातकीय या परास्नातकीय शिक्षा में तकनीकी, इंजीनियरिंग, मेडिकल आदि से जुड़ी विभिन्न प्रकार की शिक्षा को भी शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं शिक्षा के विभिन्न स्तरों में जनसंख्या की भागीदारी। क्लियर है,
तो शिक्षा मानव विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका उच्च स्तर देश की समृद्धि के साथ सरकार द्वारा किया गया व्यय तथा प्रगतिशील समाज की बढ़ती प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है। इसलिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों में जनसंख्या की अधिक भागीदारी आवश्यक होती है। अतः इनकी निश्चित अनुपात में भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। इनका विचार जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बच्चों की अनुकूलता का अभाव पाया जाता है। इसमें लड़कों की भागीदारी लड़कियों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। कहाँ? तो प्राथमिक स्तर पर। विश्व बैंक के अनुसार भारत जैसे विकासशील देशों के विद्यालयों में नामांकन तथा उपस्थिति अनुपात अनुकूल नहीं है। विश्व में अभी भी 18% वयस्क साक्षरता से वंचित हैं। एक आंकड़े के अनुसार विश्व में प्रति 100 शिक्षित पुरुषों में 88 शिक्षित स्त्रियां ही पाई जाती हैं। शिक्षा जगत ने 15 से 24 वर्ष के आयु की जनसंख्या की भागीदारी बढ़ी है। विश्व में विकसित देशों में शिक्षा व्यय का अनुपात भी अनुकूल नहीं पाया जाता, जिससे शिक्षण व शिक्षक में भी गुणवत्ता की कमी पाई जाती है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार ही देख लीजिए कि मध्य विश्व में जनसंख्या की 86.1% की भागीदारी शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसमें से माध्यमिक स्तर पर 60% से अधिक तथा उच्चतर स्तर पर 25% से अधिक की भागीदारी देखी गई है। हालांकि इसमें भी असमानता देखी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 में एशिया में शिक्षा व्यय का अनुपात कुल विश्व व्यय के अनुपात का 36.7% था, जो क्या तो दोनों अमेरिका में अनुपात यह 36% था। यानी एशिया में आबादी कितना है? 60% से अधिक, और पूर्वी विश्व की शिक्षा का खर्च कितना हुआ? मात्र 36%। शिक्षा के विभिन्न स्तरों में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की भागीदारी में भी भिन्नता पाई जाती है। शहरों में अधिक शिक्षा व्यवस्था पर पैसा लोग खर्च करते हैं, गाँव में कम होता है। स्नातक परास्नातक स्तर में भारत जैसे विकासशील देशों की भागीदारी वैसे ही अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। उसमें भी लिंग भेद भारत में अधिक है। इस प्रकार शिक्षा का स्तर, विद्यालयों तक बच्चों की पहुंच, नामांकित बच्चों की संख्या तथा विद्यालयों को सत्र के बीच में ही छोड़ने जैसे महत्वपूर्ण घटकों की पहचान कर विश्व बैंक ने UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में मानव विकास सूचकांक जारी करता है। अतः शिक्षा के विभिन्न स्तरों में भागीदारी बढ़ाने के लिए साक्षरता दर बढ़ाने के साथ साथ उचित वातावरण की भी आवश्यकता होती है। अब जनसंख्या नीति की बात होती है, तो यह हम लोग अगले वीडियो में इसको बनाएंगे। तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारा आज का प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।